राम राम सभी को। आज हम अपना सोयल का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जाएंगे। इसके अंदर हम कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्वेश्चंस करने से पहले कि क्या कुछ होता है ये सौदा, और इसके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। देखो, जो कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन है उसका सीधा साधा मतलब अपना सेटलमेंट से निकल के आता है। तो सेटलमेंट का क्या मतलब है? अब जब हम कोई भी लोड लगाते हैं, किसी भी लोड के कारण अगर हमारा सोयल का मास की मूवमेंट होती है या अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसे हम कहते हैं सेटलमेंट। अगर असल में सेटलमेंट उसे कहते हैं जब वर्टिकल मूवमेंट हो, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जब सोयल के मास की ड्यू टू लोड अप्लाइड, उसकी वजह से हम उसको सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि क्विक सैंड कंडीशन एक कंडीशन होती है जिसके अंदर सैंड के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है, जिसके कारण जो सोल का मास होता है वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। वहाँ पे ये सिस्टम उल्टा होता है। वहीं अगर हम कंप्रेशन और कंसोलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे लोड लगने की वजह से ना सोयल का जो मास होता है वो कंप्रेस हो जाता है। मान लो कि ये कोई सोयल का वॉल्यूम था इतना, और इसके अंदर जैसे ही हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ना इसका जो हाइट थी, मान लो इसकी हाइट h थी पहले, फिर इसकी हाइट हो गई चेंज होने के बाद h1। तो ये जब हमने लोड लगाया, जो ये डिफ्लेक्शन आया, मान लो ये डेल एच हुआ, चेंज इन डेल एच को मैं यहाँ क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल एच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कि चेंज इन हाइट कि मतलब कितनी चेंज हुई अपनी हाइट की। ठीक है। ये बहुत कम भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अपनी या तो देखो, एक चीज़ होती है जो हाइट होती है, जो सोयल का कोई भी मास है, एम्बैकमेंट हम ले रहे हैं, उस पर सेटलमेंट हो रही है, तो उस एक तो उसकी हाइट है वो चेंज होगी h1 में, और या तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम 1 में चेंज हो जाएगी, मतलब किसी भी वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और चेंज इन हाइट को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेल एच, और चेंज इन वॉल्यूम को यहाँ मैं कह रहा हूँ डेल वी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो सेटलमेंट है इसको हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक होती है इमीडिएट सेटलमेंट, एक होती है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, और एक होती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि एकदम मान लो कि तुम्हारा कोई भी सोयल मास है, ठीक है, कोई भी सोयल मास है, और इसके अंदर क्या होता है कि एकदम यहाँ पे कोई पाउच बना हुआ था, यहाँ पे एयर था, या यहाँ पे कोई ऐसी रॉक थी जो बहुत ही कम डेंसिटी की थी, तो एकदम क्या होता है यहाँ पे लोड लगने की वजह से क्या होता है, ये एकदम कंप्रेस हो जाती है और ये टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ से सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी सोयल की, और यहाँ से एकदम से धस जाएगी। तो ये इमीडिएट सेटलमेंट होती है, एकदम से धस जाना। ठीक है। वो किसी भी वजह से हो सकती है। जो एकदम से लोड लगाया, मान लो मैंने 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया था और एकदम लगाते ही ये कुछ 100 mm धस गई, तो एकदम इमीडिएट सेटलमेंट होगी लोड लगाते ही। और प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी सोयल का मास है और उसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं सोयल के, तो इनके अंदर ना कहीं कहीं पानी पानी भरा होता है, वाटर टेबल मान लो ऊपर तक है या कहीं भी है, पार्शली सेचुरेटेड है, तो पानी कहीं वॉइड्स में रहता है। अब क्या होता है, जैसे कि हम इस पर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद जो प्रेशर होता है वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने यहाँ भी दिखाया है, जो सोयल के पार्टिकल्स है वो खुले खुले हैं, जैसे ही लोड लगाया ये कंप्रेस हुआ तो ये डेंस पैकिंग हो गई इसकी। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट में भी यही होता है, डेंस पैकिंग हो जाती है इसकी पार्टिकल्स की, पर जो उनके बीच में पानी होता है उसको निकलने में हल्का हल्का टाइम लगता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है पानी और प्रेशर बाहर होता जाता है, और जो अपना इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा इसकी पैकिंग डेंस होती जाएगी, और डेंस होने का मतलब ये है कि जो सॉलिड्स रहेंगे सोयल के उनके ऊपर लोड आना चालू हो जाएगा, और इनकी जो पैकिंग है बहुत क्लोज 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 आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे लोड तुम बढ़ाते जाओगे, और ये सेटलमेंट होती रहती है, चाहे स्लो भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है। और अगर जो आपकी परमेबिलिटी होती है, जो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप की सोइल की परमेबिलिटी है, अगर वो परमेबिलिटी अगर कम है तो क्या होगा, तुम्हारी सेटलमेंट जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो भी कम होगी। क्योंकि भाई देखो, जब पानी आराम आराम से निकलेगा, लोड लगाते जाओगे वो धीरे 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 निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, और ये धीरे धीरे सेटल होगी। क्योंकि पानी भाई लोड ले सकता है, और प्रेशर बन जाता है ना सोइल के अंदर, तो वो धीरे धीरे एक्सपेल होता है। वो अगर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही इमीडिएट सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा वॉइड रेशो होता है, वॉइड रेशो डिक्रीज होता चला जाता है प्राइमरी कंसल्टेशन के अंदर। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा पार्टिकल पास आते जाएंगे और वॉइड रेशो कम होता चला जाएगा।
ठीक है। और जब एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारा सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, उस स्टेट को हम कहेंगे कि ना यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस को अचीव हो चुका है और वॉइड रेशो बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है और ये प्राइमरी कंसोलिडेट हो चुकी है अपनी सोयल। जब ये लोड, अब जितना भी लोड है सारा पार्टिकल्स उठा रहे होंगे। अब सेकेंडरी कंसल्टेशन ध्यान से समझो, इसके अंदर पता है क्या होता है कि जैसे ही देखो प्राइमरी कंसल्टेशन, एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइमरी कंसल्टेशन और सेकेंडरी कंसल्टेशन दोनों साथ साथ ही प्रोसेस चलते हैं, पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि प्राइमरी कंसल्टेशन के बाद ही हमारा सेकेंडरी कंसल्टेशन स्टार्ट होता है। तो वहीं क्या होता है, जैसे ही तुम इस पे लोड लगाओगे, जो ये पार्टिकल है प्राइमरी कंसल्टेशन के कारण इस तरह की पैकिंग में आ गए। अब इस तरह की पैकिंग में आने के बाद क्या होता है, मान लो कि ये वाला पार्टिकल है, ये जो ये वाला पार्टिकल है वो ये था पहले, मान लो ये पार्टिकल यहाँ था लोड लगने से पहले, पर जैसे तुमने लोड लगाया ये पार्टिकल की पैकिंग कुछ इस तरीके से हो गई, ये पार्टिकल ऊपर उठ आया दबने की वजह से, पर यह पार्टिकल नाराज हो गया, बोला कि मैं तो ये वाली सीट नहीं लूँगा, मैं इन दोनों के बीच में था तो मैं इन दोनों के बीच में आऊँगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इनके बीच में सरकता सरकता आएगा और ना ये हल्की सेटलमेंट और दिखा देगा ये सोयल का मास, और ये यहाँ फंस जाएगा इनके बीच में आके, और ये इस तरीके से पैकिंग और टाइट हो जाएगी। ये क्यों हुई, ये सोयल का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन में ही रहने की कोशिश करते हैं, तो टाइम के अनुसार क्या होता है, बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये अपनी अपनी जगह पर आने की कोशिश करते हैं और ये अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, और इसके कारण जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट कह सकते हो कि सेटलमेंट हो जाती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन में, रीअरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स होता है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पार्टिकल का बिहेवियर है जो कि मैं अपनी जगह पे ही बैठूंगा तो वहीं बैठा रहूंगा, ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि भाई ऐसा होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, एक एब्जॉर्ब लेयर होती है, एडजॉर्ब लेयर कहते हैं जिसे, एडजॉर्ब्ड लेयर। जो ये लेयर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कटायंस होते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ अटैच रहने की कोशिश करते हैं। ये पार्टिकल यहाँ था तो यूँ सोचेगा नहीं भाई मैं तो अपनी जगह पे ही रहूँगा, ऐसा इनकी वजह से होता है। और एक दूसरा कारण भी होता है, अपनी जगह पे आने के बाद भी सेकेंडरी सेटलमेंट किस कारण की वजह से हो सकती है, क्या पता उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स हो जिसके कारण बाद में जाके सेटलमेंट हो। एक्चुअल में इसका मतलब भी यही होता है सेकेंडरी का, जो बाद में जाके सेटलमेंट हो, प्राइमरी के बाद हो या आफ्टर द लॉन्ग टाइम हो, ठीक है, उसे सेकेंडरी कंसल्टेशन कहते हैं। ठीक है, देखो अब अपने पास आ जाता है ओवर कंसल्टेशन, नॉर्मली कंसल्टेशन और अंडर कंसल्टेशन। ये क्या चीज़ है, ये एक तरीके की मान लो तुम्हें कंडीशंस है। पहले क्या होता है, अभी देखो ओवर कंसल्टेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो सबसे पहले तुम्हारे पास जो एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो तुम लोड लगा रहे हो सोयल के मास पे, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश से, सिग्मा डैश पी से। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो तुम किसी एक सोयल मास पे तुम क्या कह रहे हो, लोड लगा रहे हो, पर जो तुमने अभी लोड लगाया है, वो जो लोड लगाया है वो ज़्यादा है पहले के कभी लगे लोड से। तो मान लो पहले कभी किसी भी सोयल के मास पे, मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि पहले कभी लगा था लोड 100 किलो न्यूटन का और सेटलमेंट आई थी कुछ 100 किलो न्यूटन पे, पर अभी जो तुम लोड लगा रहे हो उस पर 150 लगा रहे हो, तो उसके अंदर जो सेटलमेंट आएगी थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो अब जो एट प्रेजेंट जो लोड लग रहा है वो ज़्यादा है पिछले कभी लगे लोड से, उस कंडीशन में क्या कहते हैं, हम सोयल को ओवर कंसोलिडेशन कहते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि तुमने जो अब लोड लगा रखा है वो पिछले कभी लोड के बराबर हो जाए, मान लो जो पहले कभी लोड 100 लगाया था और अब भी तुम 100 ही लगा के बैठे हो सोयल के ऊपर, तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि तुमने पहले सोयल पे 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था और अब जो बिल्डिंग खड़ी है वो सिर्फ 50 किलो न्यूटन की है लगा लो, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पिछला वाला स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा और जो एट प्रेजेंट है वो हम कम लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अंडर कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेटलमेंट नहीं होता है क्योंकि पहले से ही वो 100 किलो न्यूटन का लोड झेल चुकी है, अब क्या 50 का नहीं झेल पाएगी। तो इसीलिए जो सोयल का मास है वो सेटलमेंट नहीं दिखाएगा इतनी, एज कम्पेयर टू ओवर कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल में भी इतनी नहीं रहेगी और अंडर में तो बहुत कम सेटलमेंट रहेगी या नेग्लिजिबल रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस ध्यान में रखो। अब क्या होता है, एक ना ओवर कंसल्टेशन रेशो नामक से एक चीज़ बना दी, ओवर कंसल्टेशन रेशो। तो ये चीज़ पता करने के लिए कि भाई इसके लिए अपनी ओवर कंसल्टेशन है, नॉर्मली कंसल्टेशन है या अंडर कंसल्टेशन है, तो क्या होता है, ये किस चीज़ का रेशो है, ये देखो ये रेशो है तुम्हारा एट प्रेजेंट, जो अब स्ट्रेस लगा हुआ है डिवाइड बाय में पहले कभी जितना भी लगा था वो स्ट्रेस, ये इस चीज़ का रेशो है। और ये चीज़ क्या बताता है, मान लो OCR की वैल्यू और ओवर कंसल्टेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवर कंसल्टेशन, और अगर तुम्हारी OCR की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ रही है तो तुम्हारा नॉर्मल कंसल्टेशन हो जाएगा। अगर तुम्हारी OCR की वैल्यू
बिल्कुल सही सोच रहे हो, 1 से कम होगी तो तुम्हारा अंडर कंसोलिडेशन हो जाएगा। देखो भाई, अब क्या आते हैं कुछ इंडेक्स या कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं जो हमारे सेटलमेंट के लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है, उनके अंदर निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट्स की ज़रूरत रहती है। तो वो उन कोफिशिएंट्स के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। मान लो कुछ हम ये फॉर्मूले भी किस तरीके से बने हैं, कुछ हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह करे थे तो उनकी मदद से ये जो फॉर्मूले बनाए गए हैं। और जो इसके अंदर क्या है कि देखो सबसे पहले कंप्रेशन इंडेक्स, इसको हम सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल ई बाय में log 10 इफेक्टिव इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाय में इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ये डेल ई का मतलब ये है कि चेंज इन वॉइड रेशो कितना हुआ। मान लो कि इनिशियल था जो फाइनल आया, मान लो ई आया, माइनस में इनिशियल ई नोट कर देंगे तो वही चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। तो और ये जो तुम्हारा डेल सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ है। मान लो इनिशियली तुम्हारा था सिग्मा नोट, नहीं पहले आएगा फाइनल वाला माइनस में इनिशियल वाला, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला याद रख लो, इसे रट लो, इसे कई बार पढ़ लो, ये कई बार आ चुका है कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, कि जो तुम्हारा कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड बाय में log 10 इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाय में इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। वहीं अगर हम आगे बात करें कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की, एवी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, बिल्कुल ईजी है, डेल ई बाय डेल सिग्मा। और वहीं अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की, इसको एमवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का कंप्रेशन अगर हमें देखना हो तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो इसका अंदर होता है डेल ए वी क्या था तुम्हारा, ए वी ये हो गया चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी होता है ये, ठीक है। चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइड बाय में 1 प्लस ई नोट का मतलब यहाँ दोस्तों क्या है तुम्हारा इनिशियल वॉइड रेशो, जो इनिशियली हमने देखा था, मतलब सेटलमेंट होने से पहले क्या वॉइड रेशो था, ठीक है, वो होता है। देखो भाई क्या होता है, अब तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि भाई सेटलमेंट अगर तुम्हें निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो सेटलमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारी कितनी mm या कितनी सेंटीमीटर तुम्हारी क्या सेटलमेंट आ रही है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एच से हम क्या बताते हैं कि कितने mm या कितने सेंटीमीटर में तुम्हारी कितनी सेटलमेंट हुई है। डेल एच का मतलब ये होता है कि चेंज इन हाइट कितनी हुई है तुम्हारी सोयल के मास में या एम्बैकमेंट में, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला ये है कि छोटे मोटे जितने भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है इससे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है वी से वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू में चेंज इन हाइट डिवाइड बाय में ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू में चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइड बाय में 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना, 10 बार लिख देना कॉपी में, अभी साथ के साथ तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मान लो क्या होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, देखो क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें मान लो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें वॉइड रेशो गिवन है इनिशियल वाला और चेंज इन वॉइड रेशो पता है, या तुम्हें फाइनल वाला भी वॉइड रेशो पता है, तो तुम इस डेली की जगह अगर फाइनल वाला दिया हो तो क्या लिख दोगे, सिंपल है यार, फाइनल वाला माइनस में इनिशियल वाला लिख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेली यही होता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है डेल, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वॉइड रेशो की वैल्यूज़ रख देंगे और हमें अगर सेटलमेंट पूछी है तो वहाँ पे हमें हाइट भी दी होगी, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के बाद सिर्फ इतनी चीज़ पे काम करेंगे, यहाँ एच की वैल्यू रख देंगे, ई की रख देंगे, तो और एच को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा, यहाँ से एच हट जाएगा तो हमारे पास सेटलमेंट आ जाएगी। और मान लो कि कभी तुम्हें चेंज इन वॉल्यूम दे दिया और वॉल्यूम दे दिया और सेटलमेंट पूछ लेगा तो एच को उधर ले जाना और तुम्हारा इतनी चीज़ से सोल्व हो जाएगा सारा का सारा और सेटलमेंट आ जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है तुम्हारा कि सेटलमेंट निकालने का कि सी सी इंटू में एच बाय में 1 प्लस ई log 10 इंटू में इनिशियल वॉइड रेशो प्लस चेंज इन वॉइड रेशो, वॉइड रेशो नहीं, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाय में इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेटलमेंट का फॉर्मूला नॉर्मल कंसोलिडेशन के लिए, नॉर्मल क्लेज के लिए, ठीक है। और अगर ओवर कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें, पूछ ले भाई कभी, वैसे तो आने के चांस है ही नहीं उसके क्योंकि वो बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। ओवर कंसोलिडेशन के लिए भी एक फॉर्मूला है, बस उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सी आर आ जाएगा। सी आर का मतलब होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स और सी सी का मतलब मैंने अभी बताया था तुम्हें क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सी आर हो जाएगा तो इसका क्या फॉर्मूला है, सी आर का भी वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी सी सी का बताया था, बस उसके अंदर वैल्यू अलग होगी और तुम्हें वो दी होगी, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तो ये बस यहाँ सी सी याद रखो, सी सी याद रखो, जो भी तुम्हें दिया हो वो सी सी की जगह पुट कर दो, अगर जो भी तुम्हें इंडेक्स दिया हुआ मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर अगर एच गिवन है तो एच लिख देंगे, हाइट कितनी थी एम्बैकमेंट की, वॉइड रेशो कितना था उस टाइम पे,
और तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था उस टाइम पे, पहले सेटलमेंट से पहले कितना था वो इफेक्टिव स्ट्रेस, और तुम्हारा बाद में कितना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज, वो यहाँ डाल देंगे और तुम्हारा यहाँ सेटलमेंट आ जाएगा। ये थोड़े कम है चांस, थोड़े से थोड़े कम, वैसे तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, एसडीयू में तो आ सकता है भाई ये क्वेश्चन तो, और जेईई में तो ये आता ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना, इसको लिख लो कहीं पे। देखो भाई अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज विद डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या ऑल ऑफ अबव। बता दो 2000 इनाम के लिए अपना आंसर, इसका फटाफट कमेंट मार दो। तो इसका उत्तर देखो क्या हो सकता है, देखो सोचो। देखो तुम्हें एक चीज़ का पता होना चाहिए, कंसोलिडेशन मतलब सेटलमेंट हो रही है, इससे ये सीधा पूछ रहा है कि रेट ऑफ सेटलमेंट कब और कैसे बढ़ेगी। तो देखो जे अगर सेटलमेंट कैसे होती है, मैंने तुम्हें बताया था, पानी जो वॉइड्स के अंदर होता है, कोई भी सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके अंदर वॉइड में पानी भरा होता है, यहाँ पानी भरा होगा। अगर ये पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए तो जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। अब ये जल्दी से जल्दी कैसे निकल सकता है, देखो यहाँ टेम्परेचर की बात करी गई है सभी ऑप्शन के अंदर, तो टेम्परेचर से रिलेट करो। टेम्परेचर अगर मैं किसी भी लिक्विड का बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी तो पता है ना, गाढ़ापन उसका डिक्रीज होता है, विस्कोसिटी का मतलब। अगर इसका गाढ़ापन कम होगा तो पानी जल्दी से जल्दी बाहर निकलेगा, तो मतलब सेटलमेंट ज़्यादा होगी। ज़्यादा कब हो रही थी, विस्कोसिटी कम कब हो रही थी, जब अपना टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो सेटलमेंट भी ज़्यादा जब होगी। तो देखो अभी अच्छी बात है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सेटलमेंट की रेट भी तुम्हारी ज़्यादा होगी, कंसोलिडेशन का रेट भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं, पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आएंगे उस पर। इसमें क्या कह रखा है, इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन द लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 to 100 kilonewton per meter square, then the void ratio changes from 0.8 to 0.6, the coefficient of compressibility। पूछ लिया ले भाई, तो तुमको पता है अभी सीधा सा बताया जो तुम्हारे दिमाग में भी घुस चुका है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मतलब एवी पूछ रहा है। जो मैंने तुम्हें अभी 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसके अंदर क्या होता है कि डेल ई बाय डेल इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, डेल ई का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि चेंज इन वॉइड रेशो, और ये होता है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो चेंज इन वॉइड रेशो क्या होगा तुम्हारा, डेल ई यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि 50 से 0.8 से 0.6 हो गया, तो 0.8 माइनस 0.6 हो गया ये ई, और तुम्हारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 50 से 100 हो गया, तो 100 माइनस में तुम्हारा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा सिस्टम। अब क्या करोगे तुम, सीधी सी बात है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे सिंपल सी एवी की, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 0.8 माइनस 0.6 डिवाइड बाय में 100 माइनस में 50 कर देंगे। तुम सोल्व कर दो, 0.2 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 50, और इसको हम सोल्व करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से इसके अंदर आ जाएगा 0.004, और ये होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये इसकी क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में, ठीक है। ये तुम खुद लगा सकते हो क्योंकि जो इफेक्टिव स्ट्रेस की किलो न्यूटन में हो गई, और वॉइड रेशो वगैरह तो मेरे ख्याल से इसकी होती नहीं है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो वॉइड रेशो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और जो तुम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये उल्टा हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कौन सा है, 0.04 हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। देखो भाई अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द नेचुरल वॉइड रेशो ऑफ द सैचुरेटेड सोइल स्ट्रेटा इज 3 मीटर थिक इज 0.9, मतलब वॉइड रेशो 0.9 है, 3 मीटर थिक अपने जो क्ले का है उस थिकनेस का 0.9 है वॉइड रेशो। आगे कह रहा था फाइनल वॉइड रेशो ऑफ द क्ले एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड टू द 0.71, तो जो तुम्हारा फाइनल वॉइड रेशो हो गया वो 0.71 हो गया। अब पूछ ली इसने टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट पूछ ली, सिंपल मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, डेल एच बाय एच इज इक्वल टू में डेल ई बाय में 1 प्लस ई नोट बताया था मैंने ये चीज़। अब क्या करोगे, इसके अंदर एच क्या गिवन है, एच हो गया तुम्हारा 3 मीटर थिक है, ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे गिवन है 3 मीटर थिक, तो तुम्हारा ये होगा थिकनेस की कितनी हाइट है, तो डेल एच डिवाइड बाय में 3 हो गया इधर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा वॉइड रेशो, और ये चेंज इन वॉइड रेशो किसे कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल होगा 0.71 माइनस 0.90
डिवाइड बाय में तुम्हारा सिस्टम हो गया 1 प्लस में पहले वाला कितना था 0.9 था। तो यहाँ इसको सॉल्यूशन कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ये लगभग तुम्हारा जो डेल एच निकलेगा वो 0.3 निकलेगा, ठीक है। और 0.3 मीटर में आया है तो तुम इसे क्या कर लोगे, इसको सेंटीमीटर में पूछ रखा हुआ है ना आंसर क्वेश्चन में, हाँ सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। इसको अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा लगभग 30 सेंटीमीटर। और एक बात और, यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ क्या करा है, वॉइड रेशो में हमने यहाँ फाइनल रख दिया, तुम यहाँ इनिशियल भी रख सकते थे, तुम्हें यहाँ पॉजिटिव लाना है रिजल्ट। तुम यहाँ पे ना अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस में, तो वो नहीं लाना है तुम्हें। और तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पॉजिटिव में ले आना, या इसको पता है कैसे करना है, यहाँ पे 0.9 माइनस में 0.71 ऐसे कर देना, ठीक है। आंसर तुम्हारे में, आंसर में कोई फर्क नहीं आता जब भी, बस यहाँ माइनस आ जाता है माइनस के अंदर, ठीक है। सेटलमेंट बढ़ी नहीं है, सेटलमेंट नीचे की तरफ होती है, बस इतना फर्क आता है। तो इसके अंदर तुम ये देख लेना तुम्हारे वाला क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 30 मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल्स बाय 20 mm, मतलब ये सेटलमेंट होगी, इसमें डेल एच इज इक्वल टू में 20 mm दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 से 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, पहली ही कंडीशन के अंदर 25 से 50 में जा रहा है, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द सेटलमेंट व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 टू 100। तो मतलब अब ये पूछ रहा है उस कंडीशन में बता दो जब 50 से 100 में जब अपना इफेक्टिव स्ट्रेस है जा रहा है तब क्या सेटलमेंट होगी। इस पे तो सेटलमेंट ये दे दी, अब इसकी सेटलमेंट निकालनी है। सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास सेटलमेंट का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन जेई में तो आ नहीं सकता, ठीक है, ये तो कुछ सिस्टम पार्ट क्वेश्चन है, तो तुम ये एसडीओ में शायद आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए बता देता हूँ, तो देखो क्या करना है इसके अंदर, हमें तुम्हें फॉर्मूला पता है, डेल एच इज इक्वल टू में सी सी बाय 1 प्लस ई नोट इंटू में एच इंटू में log 10, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल प्लस में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाय में इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर तुम वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, देखो इसको मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूँ। इसके अंदर डेल एच पहले के लिए 20 था और इधर हो गया सी सी 1 प्लस ई नोट इंटू में एच इंटू में log 10। अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल कितना था, पहले वाले में 25 था, ठीक है। और बाद में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ, 50 माइनस 25 कर देंगे तो 25 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय में इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 25 था, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो 20 इंटू में सी सी बाय 1 प्लस ई नोट एच इंटू में log 10 बाय में 50 बाय में 25, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा ये। और दूसरी कंडीशन क्या थी, उसमें डिफ्लेक्शन तुम्हें निकालना ही था सेटलमेंट, तो ये हो गया सी सी 1 प्लस ई नोट डॉट एच log 10, और उसके अंदर कितने जा रहे, 50 से 100 जा रहे थे, तो 50 हो गए इनिशियल, प्लस में तुम्हारा फाइनल चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया 100 माइनस 50 डिवाइड बाय में इनिशियल तुम्हारा 50, तो ये हो गया। तो 100 बाय 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 बाय 50। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में हमें क्या निकालना, डेल निकालना है। ये चीज़ कॉमन है, ये कट जाएगी। अगर मैं इसके अंदर एलिमिनेशन लगा दूँ या मैं इसमें डिवाइड कर दूँ बहुत इक्वेशन को आपस में, तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों चीज़ बचेगी ये वाली। और इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे 20 डिवाइड बाय में डेल एच, छोड़ो सीधा लिख देता हूँ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेल एच की वैल्यू आ रही है लगभग 20 mm आ रही है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। मैंने इसको सोल्व कर लिया था, तो तुम भी सोल्व करके देख लेना इसको, और ये जेई वाले बच्चों के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो लगभग 20 आ रही है, तो 20 तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है द इनिशियल एंड अ फाइनल वॉइड रेशो ऑफ क्ले सैंपल है, ये सैंपल हो जैसे तुम, इज कंसोलिडेशन टेस्ट इन कंसोलिडेशन टेस्ट आर 1 and 0.5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द इनिशियल थिकनेस ऑफ द सैंपल इज 2.4 सेंटीमीटर देन फाइनल थिकनेस विल बी। तो दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे कमेंट में दे देना है विद इन 30 सेकेंड्स की, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, अगर नहीं भी होता है तो घर पे जाकर करो इसे, ठीक है। बाद में ईजी मैंने करा चुका हूँ। इसके अंदर वही इक्वेशन लगेगी जो रिलेशनशिप मैंने बताया, डेल एच बाय एच वाला इज इक्वल टू में डेल ई बाय में 1 प्लस ई नोट वाला सिस्टम लगाना है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या लगाना है, इसके अंदर
एक चीज़ ध्यान रखो, इसने पूछा फाइनल थिकनेस। फाइनल थिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि सेटलमेंट पूछ रहा है, इसके अंदर पूछ रहा है कि टोटल कितनी थिकनेस हो जाएगी। तो पहले एच थी माइनस में जो सेटलमेंट हुई वो माइनस कर देंगे, वो तुमसे फाइनल थिकनेस पूछ रहा है सिस्टम की, तो तुम ये बता दोगे, यहाँ से ही निकल जाएगी। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें एक क्वेश्चन करके लाना और आंसर कमेंट में मार देना। नहीं आता है वैसे तो हो ही जाएगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इनिशियल कंसल्टेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल कंसल्टेशन, द थ्री स्टेजेस विल विच वुड बी रिलेवेंट टू द कंसल्टेशन ऑफ अ सॉलिड डिपॉजिट इंक्लूड्स। मतलब कह रहा है कि वो तीन कौन कौन सी कंडीशन थी बता दो। तो तीन कौन कौन सी थी जो तुम्हें बताई थी? सेटलमेंट, इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल बताई थी? नहीं बताई थी, तो तुम्हारी तीन होगी 1 2 3। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इसमें ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं सीवी को, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। देखो भाइयों और बहनों, अब आ जाते हैं सीवी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो एक बात समझो, एक चीज होती है टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या चीज होती है? एक होती है टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये क्या चीज होती है भाई? एक तुम्हारा ना भाईचारे में एक सिस्टम था, सिस्टम नहीं एक आदमी था, उसका नाम था अपना तरजागी। वो कौन था? पहले तो एक बात सुन लो, एक चीज की ये कई बार पूछ लेते हैं तरजागी भाई साहब कौन था। ये जो तरजागी था ये तुम्हारा फादर ऑफ सोयल था, ठीक है, पहली बात तो। अब इसने क्या करा था, जो भी इसने सोयल के अंदर जितनी तुम चीज पढ़ रहे हो ना, इसी की देन है लगभग, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये तो तरजागी आया था, इसने क्या बताया इस कंसल्टेशन चैप्टर में जब ये कूदा, तो इसने बताया कि एक टाइम रेट ऑफ कंसल्टेशन होता है। वैसे तो बताया तो सब कुछ ही था, तो इसके अंदर टाइम रेट में क्या बताता है, ये कहता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है भाई। किस चीज से रिलेटेड रहता है? डायरेक्टली पोर वाटर प्रेशर से। अब ये पोर वाटर प्रेशर क्या था, मैंने तुम्हें कई बार बताया, जो पानी प्रेशर लगाता है, जब हम लोड लगा देते हैं सोयल ग्रेन्स के बीच में, जो वाटर होता है वो भी कुछ स्ट्रेस ले लेता है। वो जो स्ट्रेस एक्सर्ट करता है लोड लगने के बाद, उसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब जो तुम्हें पता ही है कि सेटलमेंट कैसे होती है, जैसे जैसे पानी निकलता जाता है सेटलमेंट होती जाती है। तो इन्होंने इसी बात को पकड़ते हुए ये कह दिया कि जो तुम्हारी टाइम रेट ऑफ कंसल्टेशन है, मतलब कि कितने रेट में, मतलब कितने दिन में। रेट का मतलब समझते हो ना? रेट का मतलब होता है कि कितने कितने टाइम पे कितनी कितनी जल्दी तुम्हारी सेटलमेंट हो रही है, क्या रेट है उसका, मतलब किस हिसाब से चल रही है सेटलमेंट, कि भाई एक दिन में दैट देनी सी गिरगी, या कुछ थोड़ी थोड़ी 1 mm रोज जा रही है डाउन। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ कंसल्टेशन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है पोर वाटर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। कि पानी जो निकलने की अपना जो सिस्टम है, सोयल के पार्टिकल के बीच में से जब पानी निकलता है उस पर डिपेंड करता है ये तुम्हारा, कि कंसल्टेशन कितनी जल्दी निकलेगा कितनी लेट निकलेगा। तो जो ये तुम्हारा तरजागी आया भाई साहब, इसने दी थी कुछ अजप्शंस, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले सिविल के अंदर अजप्शन की माला में गले में डाल लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ सिंपली अजप्शन दे दी। क्या अजप्शन दे दी? कि पहली तो बात इसने कह दी कि देखो 1 डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ मैं, 1 डायमेंशन कंसल्टेशन के लिए, 1 डायमेंशन के लिए दे रहा हूँ ये। इसने एक तो ये चीज बता दी, और क्या बताया इसने, और इसने बता दिया कि जो सोयल का मास होगा ना, सिस्टम होगा, वो क्या होगा, फुली सैचुरेटेड होगा। तो सोयल क्या होगी, फुली सैचुरेटेड होगी। एक इसने ये चीज बता दी, 1 डायमेंशनल बता दी, और बता दी कि जो सोयल पार्टिकल्स एंड वाटर्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये फ्लूइड के अंदर भी हम सब जगह यही मानते हैं कि वाटर, और यहाँ पे इसने मान लिया जो पार्टिकल्स है सोयल के वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। एक ये चीज इसने एज्यूम कर ली, और इसने बता दिया कि जो फ्लो वगैरह होएगा वो सारा 1 डायमेंशनल होएगा, एक ही डायमेंशन के अंदर अपना फ्लो करेगा। वो कौन सी डायमेंशन होगी, जो ये वाली डायमेंशन होती है फ्लो करने की, या ये वाली डायमेंशन होती है फ्लो करने की, वो इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा पानी होगा अंदर। तो इसने ये एजप्शन मान ली थी। कई बार एजप्शन क्या होता है पेपर में पूछ लेते हैं, तो इस मानी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ कि ये जो टाइम रेट वगैरह का सिस्टम है ना, ये टाइम रेट से हमें क्या पता चल रहा है कि कितने टाइम में, मतलब कितना टाइम लग गया सेटलमेंट होने में। वो टाइम निकालने के लिए इसने सौदा टैक्स बनाया था सारा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए जब इसने इतनी चीज बता दी तो पीछे क्यों हट रहा था? इसने पता है क्या करा, इसने फॉर्मूला ही बता दिया। ले भाई फॉर्मूला लो तुम, सीधा इसके अंदर डालो सारी वैल्यू, और तुम्हें वेरा पड़ जाएगा कितने टाइम में तुम्हारी सेटलमेंट होगी, ठीक है, इतने लोड लगने पे। तो इसने तुम्हें कौन सा फॉर्मूला दे दिया? इसने दे दिया TV इक्वल टू में CVT/H²। तो इसने तुम्हें ये फॉर्मूला दे दिया एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद, और इसमें इसने कह दिया जो TV है ये तुम्हारा टाइम फैक्टर हैगा, ठीक है।
और जो तुम्हारा सी वी आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आएगा, और टी तुम्हारा टाइम आएगा, कितने टाइम में तुम्हारा सिस्टम मिल गया था। और एच तुम्हारा क्या है, यहाँ एच सेटलमेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ एच या डी भी हो सकता है, कहीं जगह डी भी लिखा मिलता है। तो एच और डी का मतलब होगा यहाँ ड्रेनेज का क्या बात है। मतलब ना देखो, अपन एक्सपेरिमेंट में जब घुसेंगे सोइल के तो उसके अंदर पता चलेगा कि ना हमें कि जब एक्सपेरिमेंट करते वक्त ड्रेनेज भी हम दो तरीके की करते हैं। एक तो होती है डबल ड्रेनेज और एक होती है सिंगल ड्रेनेज। तो सिंगल ड्रेनेज के अंदर हम सिंगल डी ले लेंगे या एच ले लेंगे, और डबल ड्रेनेज के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। बस सिंपल यही फर्क रहता है डबल ड्रेनेज और सिंगल ड्रेनेज में, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आगे इसने फॉर्मूला बता दिया, और सारा जो सिस्टम अपना टाइम वगैरह का निकालने का है कि इतने टाइम में इतनी सेटलमेंट हो जाएगी, वो सारा इस पर डिपेंड हो गया। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे जहाँ पे हम अटक गए थे। वो क्वेश्चन कौन सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी इज करेक्ट। अब तुम इसका महारथी बन चुके और बता दो इसका क्या सिस्टम होना चाहिए। इसका आंसर सोचने से पहले एक चीज़ और समझ लो दोस्तों छोटी सी, कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है ना, वो कुछ कुछ चीज़ों पे क्या क्या प्रभाव डालता है, ये चीज़ और समझ लो बस छोटी सी, कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए ये चीज़ ध्यान रखो, के डिवाइड बाय में एम वी गामा डब्ल्यू। अब इससे क्या पता चल रहा है, अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ाता हूँ तो जो अपनी परमेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगा अपनी परमेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे ही अपना कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगा, जो ये एम वी क्या था, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वो घट जाएगी, और वाटर कंटेंट भी गामा डब्ल्यू भी घटेगा। जैसे गामा डब्ल्यू तुम बढ़ाओगे वैसे तुम्हारी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन घटेगा, वो उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गामा डब्ल्यू और एम वी। ठीक है, और अगर मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर है ये, तो अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिक लिमिट और तुम्हारी लिक्विड लिमिट की, तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो लिक्विड लिमिट जो डब्ल्यू एल होता है वो बढ़ेगा, तो सी वी बता दो क्या होगा, सी वी अपना वो कम होगा। ठीक है, वाटर कंटेंट का मतलब कि अगर तुम्हारी ये जैसे कि गामा डब्ल्यू भी अगर बढ़ेगा तो सी वी कम होगा, तो इसी से रिलेट कर लो, अगर वाटर बढ़ेगा तो लिक्विड लिमिट भी बढ़ेगी, लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो ये सी वी तुम्हारा डाउन जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा जो प्लास्टिक इंडेक्स है आई पी, वो भी अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा सी वी भी कम होगा। ठीक है, और एक और चीज़ सोचो अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा दूं मैं तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने से क्या होता है, अपना जो सी वी है वो कम होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डिक्रीज होगा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने से, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम करने से हमारा प्लास्टिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, और लिक्विड लिमिट भी बढ़ जाएगी, और अपना वाटर का यूनिट वेट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ से तुम पता लगा सकते हो। वैसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो वहीं अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें कौन सी चीज़ करेक्ट लग रही है अब की बताई हुई चीज़ के बाद बता दो, कि सी वी प्रोपोर्शनल टू के, सी वी प्रोपोर्शनल टू 1/k, सी वी प्रोपोर्शनल टू एम वी, सी वी प्रोपोर्शनल टू ए वी। ये तो सब नहीं पता, पर ये हमने देखा था परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन भी बढ़ रहा था मुन्ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अभी चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर जिस पे जो मैंने अभी छुड़वाए थे तुम्हें, इसके अंदर देखो क्या कह रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी, टाइम फैक्टर टी वी, ड्रेनेज पाथ डी एंड टाइम डी इज गिवन बाय। ये तो सीधा साधा फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चे, हो गया तो ये तो तुम बता ही दोगे, बिल्कुल आसान। बताओ कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है। तो मैंने बताया था सी वी इज इक्वल टू में बता दो टी वी इज इक्वल टू में सी वी टी बाय में डी स्क्वेयर होता था। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था जो मैंने अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है तो। ये देखो इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, टी वी इज इक्वल टू में टाइम फैक्टर इज इक्वल टू में सी वी टी बाय में डी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है अपना। डी क्या था, डी बताना, यहाँ पे डी आ गया क्योंकि मैंने पिछले में एच लिख के बताया था। ठीक है, तो यहाँ डी क्या होता है, तुम्हारा ड्रेनेज पाथ होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर एच होता तो भी ये सही होता। तो इसके अंदर कौन सा मैच कर रहा है, ला दो जो, और कौन सा मैच हो रहा है तुम्हारा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर मैच हो रहा है। ऑप्शन ए को टिक कर दो। आगे अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है इसमें, यूनिट ऑफ तुम्हारी पूछ रहा है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज। देखो जो सीवी की यूनिट क्या हो जाएगी यार, चलो सीधी सी याद रख लो, सीवी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर, ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, इसकी तो अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात करूं तो इसके अंदर लिखा तो हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ मीटर में तो था ही नहीं, तो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पूछा, तो हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, सी।
एक बात और ध्यान में रखो, जो भी मैं यहाँ चीज़ करा रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये सोच के मत स्किप कर देना, छोड़ो ये, इसको छोड़ देंगे, ये समझ में नहीं आ रही या इस पे एफर्ट नहीं डालते हैं तो कोई 1-2% का ही तो छोड़ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं क्या पता वही आ जाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ करा रहा हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे कर लो जैसे कि तुम, जैसे पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हें ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है डेली। तो तुम्हें डेली PYQ लगानी है, याद करते रहो, रोज़ क्लास में कहता हूँ कि रोज़ तुम क्या लगानी है, PYQ SSC JEE की लगाओ, SSC JEE PYQ लगाओ डेली, ठीक है। SSC JEE PYQ लगाओ, और जो मैं करा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझो, नहीं आ रहा फिर पीछे करो वीडियो, फिर देखो, फिर पीछे करो, फिर देखो, ठीक है, आ जाएगा समझ में, 3-4 बार देखोगे अपना आप आ जाएगा समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगली शीट पे आ जाओ। इसके अंदर क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कर दो, मिलान करा दो इसका। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, पहली लिस्ट में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कौन सा है यार, ये तो नई चीज़ है, नई चीज़ है। अबे यार क्या इंजीनियर बनेगा तू, कराया नहीं था अभी, सी हो जाएगा इसका, A का 4 है क्या, A का 4 कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोला है, ओ हो, यहाँ पे कोफिशिएंट बोला है, इंडेक्स नहीं बोला है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, AV आएगा। और उसके बाद कंप्रेशन इंडेक्स बोला है, ये CC आ जाएगा। टाइम फैक्टर क्या होता है, TV फॉर्मूला बताया था वो, ये आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मतलब M, और M आ गया तुम्हारा D का 1। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसकी तुम मैच कर लोगे, बहुत ईजी थी, नोटेशंस की थी। आगे चलते हैं, अ क्ले लेयर ऑफ 3 मीटर डीप। अरे वाह अरे वाह, ये तो कुछ सिस्टम हार्ड क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ये तुम्हें अभी नहीं कराना चाहिए, इसको छोड़ो, ये कुछ सिस्टम हिला देने वाला क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंपैक्शन इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट वॉइड रेशो डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.8 to 0.7, देन द वाइड रेशो डिक्रीज इतना हो गया, देन द लोड वाज चेंज फ्रॉम 40 to 80, व्हाट इज कंप्रेशन इंडेक्स। सो इजी गाइस, सो इजी, मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला बताया था कंप्रेशन इंडेक्स का। CC का क्या फॉर्मूला था बता दो। CC अपना क्या होता है, अपना CC होता है डेल E बाय में लॉग सिग्मा नोट, या डेल सिग्मा बाय में सिग्मा नोट, तुम ये भी कह सकते हो, नहीं तो तुम इसको यहाँ लिख सकते हो बाद वाला इफेक्टिव स्ट्रेस और पहले जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो। तो सिंपल इसके अंदर कर दो वैल्यू पुट। डेल E तुम्हारा क्या था यहाँ पे डेल E था 0.8 माइनस में 0.7 डिवाइड बाय में log 10 80 डिवाइड बाय में 40। इसको सॉल्व करोगे जो तुम्हारा क्या आ जाने वाला है यहाँ से 0.332, ठीक है। देखो लॉग की कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो याद कर लेना, ठीक है, तुम्हें नेट वगैरह पे मिल जाएगी, लॉग की कुछ वैल्यू यहाँ से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से लॉग की वैल्यू याद कर लेना और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा सिंपल डिवीजन, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, सोचना मत, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है ये जितने भी मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम के PYQ हैं और कुछ सिस्टम पार्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन वगैरह डिजाइन करके तुम्हें समझाने में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा 0.332, देखो कहीं मैच हो रहा है ऑप्शन के अंदर, और तो रहा है ऑप्शन नंबर C। आगे चलो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कुछ मैच करने के लिए, क्या कुछ मैच करवाना है देख लो। इसके अंदर कह रहा है कि मैच करने हैं डिवाइसेस से, करने हैं, वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। गला भी बैठ गया गाइस तुमको पढ़ाते। चलो आगे, ये इसमें क्या कह रहा है पिग्नोमीटर। पहली बात देखो पिग्नोमीटर किस चीज़ के लिए होता है, पिग्नोमीटर होता है तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल है, ये डिवाइस है पिग्नोमीटर। देखो पिग्नोमीटर एक टेस्ट होता है कहोगे तो कमेंट कर देना, कहोगे तो ना एक अलग से सोइल खत्म होने के बाद एक क्लास ले लेंगे जिसके अंदर ना खाली इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो सोइल के अंदर टेस्ट वेस्ट करने में यूज होते हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह तो डिस्कस करेंगे, अभी जो स्ट्रेंथ के टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट, शियर टेस्ट, ट्राइक्सियल वगैरह, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर आएंगे उनमें। अभी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वाले जो चीज़ होती है और डिटेल में करना हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा जगे, कुछ बच्चे हुए समझने लायक, तो समझा देंगे भाई, आखिरी में 1 घंटे की और वीडियो डाल देंगे बाद में, ठीक है। अभी समझो पिग्नोमीटर एक जार वगैरह सा होता है, ठीक है, देखा हो कांच का, स्कूल कॉलेज में गए हो तो कभी, क्या कह रहे हो, नहीं गए, चलो ठीक है, क्या करो बाहर घुमा करते, समोसे खाया करते, खा लो फिर वही खाओ। तो पिग्नोमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। वहीं अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, वो हाइड्रोमीटर होता है पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। पार्टिकल साइज एनालिसिस हैगा भाई ये रहा,
पिग्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओडोमीटर टेस्ट किसके लिए होता है? ओडोमीटर टेस्ट होता है कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए, ये कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए। और परमेमीटर होता है परमेबिलिटी के लिए। ठीक है, सिंपल, अपने ऑप्शन मैच कर लेना, तुम्हारा आंसर आ चुका है सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? इसके अंदर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन नॉर्मली इंक्रीज विद डिक्रीज लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले। देखो इसने क्या कहा है कि इसने कहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है CV, वो क्या होता है? नॉर्मली इंक्रीज होता है जैसे हम लिक्विड लिमिट को डिक्रीज करते हैं। तो हमने पढ़ा था भाई, लिक्विड लिमिट अगर हमारी बढ़ेगी तो ये कम होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो अपनी हो गई सही। और दूसरी कह रहा है द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द लॉन्गर इट टेक टू फुल द कंसोलिडेशन टू ओकर। यहाँ मेरी बात एक मोटी ध्यान में ये रखो कि ना कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें थियोरेटिकल चीज़ ज़्यादा पूछ रखी है, कौन सा किससे बड़ा छोटा होएगा, कौन बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा, वो उसके फॉर्मूले में घुस जाओ। कभी भी हम तुम ये सोचते हो ना फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ जो याद करनी पड़ती है बस क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब नहीं भाई, फॉर्मूले से तुम्हारी डेफिनेशंस बनती है, फॉर्मूले से तुम्हारी समझने की शक्ति बढ़ती है। फॉर्मूला याद कर लोगे तो तुम्हारी डेफिनेशन याद होगी, समझो बहुत बड़ा पैरा याद हो गया। फॉर्मूला ये इतनी तगड़ी चीज़ है। अब देखो CV इज इक्वल टू में TV इज इक्वल टू में मैंने क्या बताया था, CVT बाय में D² या H² में बोल सकता हूँ इसको, ये टाइम फैक्टर का फॉर्मूला था। अब यहाँ से अगर मैं देखो ये टाइम होता है, ये नॉर्मल टाइम होता है, अगर मैं इस टाइम को इधर ले जाऊँ तो TV बाय में T इज इक्वल टू में CV बाय D²। इससे हमें पता चल रहा है कि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है CV के, मतलब CV इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, तो मतलब अगर हम CV बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। तो इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कहा है कि द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द लॉन्गर इट विल टेक टू कंसोलिडेट होकर, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं लेगा यार, कम लेगा टाइम। अगर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बड़ा होगा तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, इसका मतलब पहली ठीक है, तो ओनली वन, तो मतलब ओनली वन, ये ठीक हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर उठा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ इंस्टेड ऑफ सिंगल ड्रेनेज द नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस इज इंक्रीज्ड टू 2 ओहो इज corresponding soil in corresponding soil the rate of compression will be। तो सिंपल इसमें पूछा है कि अगर हम सिंगल ड्रेनेज से डबल ड्रेनेज कर दे तो क्या सिस्टम हो जाएगा रेट ऑफ कंप्रेशन के साथ। तो देखो यही वाला जो फॉर्मूला था जो भी हमने डिस्कस कर रखा है, ये TV इज इक्वल टू में CVT बाय में D²। इसके अंदर तुमने देखा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो क्या, किसके? ड्रेनेज के। और ऊपर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर हो रहा है ऊपर से। तो अगर मैं यहाँ ड्रेनेज से डबल ड्रेनेज कर दूंगा, जो मैंने कहा था तुम्हारा कितना होता है D/2 हो जाएगा डबल ड्रेनेज में, तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। अगर ये D 1/2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 गुना स्लोअर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मतलब घटेगा मतलब स्लोअर होएगा, और ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुना होएगा। यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, 2 गुना कर देते थे, तो ये हो जाएगा गलत, तो हो जाएगा 4 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया ये तो बिल्कुल। सेटलमेंट ड्यू टू, अगला क्वेश्चन है सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सोयल इज कंटीजेंट ऑन प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन या कंपैक्शन सेटलमेंट। तो बता दो कौन सा होगा। क्रीप से यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है? क्रीप से का मतलब देखो यहाँ से क्या समझो कि लॉन्ग टर्म जो सेटलमेंट होती है। क्रीप क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होता है एक तरीके का। क्रीप का मतलब ये समझो सोयल के अंदर कि लॉन्ग टर्म। और तुम्हें पता है प्राइमरी भी जल्दी हो जाता है, इनिशियल तो होता ही इमीडिएट है। और तुम सेकेंडरी की अगर हम बात करें, कॉम्पैक्शन सेटलमेंट तो हमने कुछ अभी तक देखा ही नहीं। और अगर हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात करते हैं यहाँ पे, वही एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सोयल किसके कारण? सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण होती है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होती है भाई ये। ठीक है, आगे चलो। आगे कह रहा है व्हेन अ स्ट्रक्चरल लोड इज अप्लाइड ऑन अ सोइल स्ट्रेटम विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप विल हैव द मिनिमम सेटलमेंट। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि ओवर कंसोलिडेशन क्ले स्ट्रेटम, क्ले सिल्ट स्ट्रेटम या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले स्ट्रेटम और सैंडी क्ले स्ट्रेटम। तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा सोयल है जिसकी जो अपनी फॉलोइंग सोयल का टाइप बता दो, वो कौन सा है जिसमें कि कम लोड लगाने पे कम सेटलमेंट होगी। तो देखो पहली बात तो देखो कि अगर हम सबसे पहला ही ऑप्शन देखें कि ओवर कंसोलिडेशन का मतलब क्या था, जो मैंने बताया था, मतलब प्रेजेंट में जो स्ट्रेस लग रहा है ना वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछले जो भी लगा था। तो एक तो ये चीज़ होगी ओवर कंसोलिडेशन का मतलब।
और फिर हो गया क्ले सिल्ट स्ट्रेटम, जो क्ले और सिल्ट को मिला के जो सोयल का सिस्टम बना हुआ है, एक तो वो हो गया। एक हो गया नॉर्मल कंसोलिडेटेड, मतलब कि जो प्रेजेंट में स्ट्रेस लग रहा है उतना ही तुम्हारा पास्ट में भी लगा था, मतलब लगभग दोनों पिछला और अगला स्ट्रेस दोनों बराबर लगे हुए हैं, कोई खास इसमें सेटलमेंट नहीं होगी, मॉडरेट होगी। और सैंडी क्ले के अंदर तो भाई ज़्यादा होती है, देखो सेटलमेंट सैंड और क्ले का मिक्सचर है, ठीक है। अब आ जाती है बात इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर ये बात समझो, जो क्ले होती है, क्ले के अंदर भी और कंसोलिडेटेड जो क्ले होती है उसके अंदर जो कंप्रेशन इंडेक्स होता है वो अपने क्ले स्ट्रेटम का ओवर कंसोलिडेशन में सबसे कम होता है। कौन सा, ठीक है। क्या होता है कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है, कंप्रेशन इंडेक्स क्या चीज़ होती थी, जो हमने बताया था कंप्रेशन इंडेक्स सी, उसके अंदर क्या चीज़ थी, वो हमारी सेटलमेंट बता रहा था, डेल एच बता रहा था, डेल एच के फॉर्मूले में भी था C/1 + C0। अगर इसी की वैल्यू कम होगी तो सेटलमेंट भी कम होगी। तो किस में इसकी वैल्यू कम रहती है, सबसे कम इसके अंदर रहती है ओवर कंसोलिडेशन क्ले के अंदर इसकी सबसे कम वैल्यू रहती है सी कंप्रेशन इंडेक्स की, तो सेटलमेंट भी इसकी वजह से कम होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ओवर कंसोलिडेशन क्ले स्ट्रेटम होगा। अगला क्या कह रहा है, द सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, इसमें कह रहा है कि सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट इन ग्रेनुलर सोयल, इनऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, फाइन, वेरी फाइन सैंड एंड सिल्ट। तो इसके अंदर देखो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सेकेंडरी कंप्रेशन, सेकेंडरी सेटलमेंट किस में होती है भाई, देखो खुद सोच के देखो। सेटलमेंट है, सेकेंडरी सेटलमेंट एक तो होगी देखो लॉन्ग टर्म, मतलब क्रीपिंग वगैरह के कारण जो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन हुई, और लॉन्ग टर्म कैसे होती है, या तो उसके अंदर देखो पानी का पोर वाटर प्रेशर बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, परमेबिलिटी उसकी या तो बहुत कम है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है या तो वो ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से क्या होता है वो समय के साथ लॉन्ग टर्म डिकम्पोज होता जाता है, जिसके कारण वो उसके साइज में गिरावट आती है और वो सेटलमेंट मिट्टी के अंदर होती जाती है, या तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी इसका का कारण हो सकता है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, ग्रैनुलर सोइल के अंदर देखो सेटलमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ ग्रैनुलर रहते हैं, वो सॉलिड्स रहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्लेज के अंदर भी इतनी नहीं होगी जितनी ऑर्गेनिक क्ले में होगी, इनऑर्गेनिक क्ले में भी होती है, ठीक है। और वेरी फाइन सैंड एंड सिल्ट इसमें भी नहीं होगी। ऑर्गेनिक क्लेज, इसका मतलब ये यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ना यहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट होएगा क्ले के अंदर ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ना सेकेंडरी कंप्रेशन अपनी क्ले के अंदर ही होती है। अब क्ले के अंदर इसने यहाँ तुम्हें दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तुम यहाँ टिक लगाओगे, क्यों लगाओगे मैंने बता दिया, ऑर्गेनिक कंटेंट के कारण ज़्यादा सेकेंडरी कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो भाई देखो मैंने ओवरऑल तुम्हारा क्या कहते हैं कंसल्टेशन और कंप्रेसिबिलिटी का सिस्टम पढ़ दिया, और तुम्हारा ये जो टॉपिक था सोयल का बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लगा लेना एसएससी जेई के सारे। मैं यूँ कह रहा हूँ जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो तुमने कर ली और तुमने क्वेश्चन लगा लिए एसएससी जेई के, तो तुम्हारे 70% जो आने वाली है जेई के अंदर सिविल, उसमें तो भाई अगर इन्होंने जायज़ सिविल दी जो आनी चाहिए पेपर के अंदर, वो चीज़ दी, फिर तो तुम्हारा सिस्टम मिल जाएगा और तुम्हारा पेपर का सिस्टम हो जाएगा बढ़िया। तो भाई आज के लिए हम यहीं पे क्लास रोकते हैं, और राम राम सभी को, मौज मारो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो।